हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अपन पढ़ रहे थे उच्चिष्ट और निम्नलिखित। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि q इज इक्वल टू 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 हो तो जो फलन u है उसकी संदिग्ध स्थितियों को छोड़कर उसके उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान की आपको जांच करनी है, उसकी गणना करनी है। तो वही मतलब है, इसका कुछ ना ज़्यादा मतलब नहीं है। आपको कंडीशन पता है, देख लीजिए संदिग्ध स्थिति कहाँ पे होंगी, संदिग्ध स्थिति का आपको कंडीशन पता है। ठीक है, और उसके अलावा जो कंडीशन चाहिए वो उच्चिष्ट और निम्नलिखित कौन कौन सी कंडीशन पे है। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये का मान समीकरण 1 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। फलन u के चरम मान के लिए डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स का मान एक्स के सापेक्ष करेंगे तो इसमें एक्स है 2। ये कितना हो जाएगा 4x माइनस वाई, फिर x माइनस वाई का 1 हो जाएगा, इसका माइनस 4x क्यूब और ये 0। ठीक है, दूसरा डेल यू बाई डेल वाई, तो इसका वाई के साथ इस करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई, फिर x माइनस करोगे वाई का, वाई के सापेक्ष 0 माइनस 1 माइनस 1, इसका टोटल हो जाएगा माइनस 4 इंटू एक्स माइनस वाई, ये 0 और ये माइनस 4y क्यूब। ठीक है, देखिए समीकरण 2 2 3 की तरफ देखोगे तो ये एक पद समान है, 4 इंटू एक्स माइनस वाई 4 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस माइनस ऐड कर देते हैं इसको। और एक्स माइनस वाई से और एक्स माइनस वाई कैंसिल, क्या बचा माइनस 4x क्यूब माइनस 4y क्यूब इज इक्वल टू 0। माइनस 4 कॉमन कहाँ चला जाएगा 0 में, क्या बचेगा x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है, इसका मान आपको पता होना चाहिए, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे आपस में यही मान आएगा। ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, बहुत सिंपल सा है। तो ये दो मान आ गए यहाँ पे हमारे पास। या तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों मान है। अब इनके साथ जो अपने आसानी से अपने को ज्ञात करने के कुछ स्तंभ बिंदु से ही आपको यहाँ पे ज्ञात होगा कि कौन से बिंदु पे फलन का उच्चिष्ट मान है, कौन से पे निम्नलिखित मान और कौन से पे संदिग्ध स्थिति है। ठीक है, तो स्तंभ बिंदु ज्ञात करने हैं, स्तंभ बिंदु मतलब एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। तो आपके पास देखो दो समीकरण तो ये है, दो समीकरण ये है, जो आपको ठीक लगे उसको आपस में काट पीट के आपको एक्स और वाई के मान ज्ञात करने। ठीक है, देखिए
दे दीजिए 4 और 5। तो अब देखिए अपन एक तो ले लेते हैं समीकरण 4 को और एक समीकरण 2 और 3 में से किसी को ले लेते हैं। तो देखिए समीकरण 2 में समीकरण 4 से x प्लस वाई इक्वल टू 0, इस समीकरण को लेंगे और चला जाएगा 0 में, x माइनस वाई माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक आप इसको लिखिए, यहाँ तक फिर आगे करते हैं। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड होने से वाई कैंसिल हो जाएगा और उससे एक्स का मान आ जाएगा। क्योंकि आप कह सकते हो दोनों में अगर थोड़ा बहुत सोच पाओ तो वहां पे प्लस वाई, यहाँ पे माइनस वाई, दोनों से वाई हट जाएगा, एक्स बच जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा। एक्स का मान आ जाएगा तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वाई का मान आ जाएगा। और यही अपने को करना है, अपने को कैसे भी करके स्तंभ बिंदु इसमें ज्ञात करने हैं, यानी एक्स और वाई के आपको जितने मान प्राप्त हो सके उतने मान आपको प्राप्त करने हैं। इन दोनों को ऐड कर दिया, y से y कैंसिल, x प्लस एक्स 2x माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, या इसको क्या लिख सकते हो एक्स क्यूब माइनस 2x इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों तरफ, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या तो x इज इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो मान आ गया x का 0 मान आ गया, x का मान 0, y का मान 0, पहला स्तंभ बिंदु 0 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको और हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर बराबर 2, एक्स का मान प्लस माइनस अंडर रूट, या यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, एक्स प्लस अंडर रूट 2, एक्स माइनस अंडर रूट 2, एक से आ जाएगा प्लस का अंडर रूट 2, एक से आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 2। तो कुल 3 मान आए, देखो 0 प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। अपने पास एक संबंध है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ से वाई के भी 3 मान आ जाते हैं। समीकरण 4 से x प्लस वाई बराबर 0, जब x बराबर 0 है तो y बराबर भी 0 जाएगा यहाँ से, जब x बराबर क्या रखते हैं प्लस का अंडर रूट 2, तो y का मान इधर जाएगा माइनस का अंडर रूट 2, और जब x का मान माइनस अंडर रूट 2 तो y का मान प्लस का अंडर रूट 2, ये संबंध से मान आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपन ने जब इन दोनों समीकरणों को हल किया किसी प्रकार से, तो कुल 3 स्तंभ बिंदु प्राप्त होते हैं।
पहला x का मान 0, y का मान 0, दूसरा x का मान प्लस अंडर रूट 2, y का मान माइनस अंडर रूट 2, तीसरा x का मान माइनस अंडर रूट 2, y का मान अंडर रूट 2। तो यहाँ फलन युग के 3 स्तर बिंदु अपने को प्राप्त हो जाएंगे। 0 0 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये तो इसके स्तर बिंदु आ गए। अब यहाँ से आपको ज्ञात करना उच्चिष्ट और निम्निष्ट और इसकी संदिग्ध स्थितियां। तो उसके लिए मान चाहिए आपको आर एस और टी के, उनको और देख लेते हैं। आप इसको यहाँ तक लिख लीजिए एक बार। ये थे आपके डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई के मान। आर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसका एक बार और करेंगे इसके सापेक्ष। तो यहाँ से कितना होगा और 1 माइनस 0, यहाँ से करेंगे तो माइनस के 12 एक्स स्क्वायर, आर का मान और माइनस के 12 एक्स स्क्वायर। एस का मान डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, इसका वाई के सापेक्ष कर दीजिए या इसके एक्स के सापेक्ष कर दीजिए। तो इसका वाई के सापेक्ष करते हैं तो देखिए 4, ये 0 इंटू माइनस 1 और ये भी 0, कितना आएगा ये -4। इसका इसके सापेक्ष करके देख लेते हैं। -4 1 माइनस 0 -4 0, मान क्या आएगा -4। तो किसी भी तरीके से कर लिया है, इसका मान -4 ही आएगा। टी डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, वाई के सापेक्ष कीजिए। -4 0 -1 माइनस के 12 वाई स्क्वायर, ये -1 -4 4 आ जाएगा। तो टी का मान आ गया 4 -12 वाई स्क्वायर। ठीक है, ये मान आ गए आर एस और टी के। अब इन तीनों बिंदुओं की बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बिंदु 0 0 पर आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर ये देखो, तो एक्स का मान 0 वाई का मान 0, तो आर का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, टी का मान 4 हो गया क्या, माइनस एस, एस का मान भी -4, इसमें एक्स और वाई है नहीं तो बिंदु कोई आर टी माइनस एस स्क्वायर, एस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आर का मान आ जाएगा 4, x बराबर 0 रखोगे तो टी का मान भी 4 आ जाएगा, y बराबर 0 रखोगे। बिंदु 0 0 पर 16 -16 इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या आई, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। किसकी कंडीशन है, ये स्थिति संदिग्ध की कंडीशन है। इसका मतलब बिंदु जो 0 0 आपका स्तर बिंदु है, उसके फलन युग की स्थिति संदिग्ध है। पहले अपने क्या बचा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट।
दो बिंदु और है, देख लेते हैं कौन से पे उच्चिष्ट आता है, कौन से पे निम्निष्ठ आता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। बिंदु √2 माइनस √2 पर r का मान कितना होगा, देखो 4 माइनस 12 एक्स स्क्वायर, एक्स का मान √2, √2 का स्क्वायर 2, ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 4 माइनस 24 माइनस का 20, तो इस बिंदु पर r का मान माइनस का 20। s के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, -4 ही रहेगा। चार माइनस 12 वाई स्क्वायर, वाई का मान -√2, स्क्वायर है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही मान आ जाएगा माइनस का 20। RT माइनस एस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 20 × 20 400 हो जाएगा, और ये 16 384 क्या है, ग्रेटर देन 0। RT माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0, R का मान -20 लेस देन 0। बिंदु √2 माइनस √2 पर RT माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0, R लेस देन 0, कौन सी कंडीशन, उच्चिष्ट की कंडीशन हो जाएगी। बिंदु √2 माइनस √2 पर फलन u का उच्चिष्ट मान होगा। इसी प्रकार एक बिंदु और है, उसको भी ज्ञात करिएगा। तो देखो यदि आप थोड़ा सा सोच सको तो इस बिंदु में थोड़ा सा अंतर है, प्लस माइनस का। अब देखिए वहां पे जो अक्सर y के मान थे उसमें स्क्वायर है, तो प्लस माइनस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है y स्क्वायर है, तो यही मान आपको वापस से मिल जाएंगे। ठीक है, यानी r का मान ये मिलेगा -20, अक्स की जगह माइनस √2 स्क्वायर, तो वही आएगा ये, मतलब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये रहेगा। यहाँ पे जो माइनस है उसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यही मान वापस से आ जाएगा। तो कंडीशन क्या रहेगी, यही कंडीशन रहेगी, RT माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0, R लेस देन 0। इस बिंदु पर भी फलन का उच्चिष्ट मान ही प्राप्त होगा। तो ये है कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट मानों की कंडीशन। उच्चिष्ट मान होंगे स्थिति संदिग्ध होगी, निम्निष्ट मान इसके नहीं होंगे जो अपन ने बिंदु ज्ञात किए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। ओके, कर लीजिए इसको। तो देखिए आगे इसमें एन धारी गुणांकों की लाप्लास विधि। ठीक है, इसमें दो पार्ट है,
उच्चिष्ट और निम्निष्ट की ये ऐसे समझ लीजिए दो प्रश्नावलियां हैं, ठीक है। एक हम कंप्लीट हो चुकी है, एक हो रहा है आपकी। तो अब इसमें थोड़ा सा इसका विस्तारित रूप पर आपको पढ़ने को मिलेगा। अब इसमें है क्या वो देख लीजिए आप। अनिर्धारित पूर्णांकों की लाग्रांज विधि, बहुत ही इसमें आसान आसान से क्वेश्चन है। देखो एक का आप अगर ठीक से इसमें ढंग से समझ लोगे क्वेश्चन, तो इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में ये यूनिट आपकी समाप्त, जिसमें है आपको एनवालोप और उच्चिष्ट निम्निष्ट दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट है, इसके बाद अपने 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, क्या इसमें आपको दिया जाएगा और क्या आपको इसमें अपनी तरफ से ऐड करना है, लाग्रांज विधि, ठीक है। देखिए u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड। अपन को एग्जाम्पल नहीं कर रहे, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ क्या आपको इसमें दिया जाएगा, क्या आपको इसमें और करना है। u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड का मतलब है कि u का मान x, y और z के पदों में आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें आगे क्या करना है देखिए आपको। एक आपको फलन दिया जाएगा u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, इसके साथ में आपको एक या दो प्रतिबंध दिए जाएंगे क्वेश्चन में, इस तरीके से प्रतिबंध दिए जाएंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 1 भी कोई मान हो सकता है, जरूरी नहीं बराबर में 0 हो, मान लो यहाँ पे 1 भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो फलन है उसके साथ में आपको या तो एक या फिर दो प्रतिबंध दिए जा सकते हैं। इनको मैंने लिखा है फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। ये बराबर में मान आपका ना 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है कांस्टेंट के रूप में, ठीक है। यहाँ पे मान आपको एक्स वाई जेड के रूप में आपको मिलेंगे। तो ये दो प्रतिबंध होंगे साथ में। हो सकता है कोई क्वेश्चन में एक प्रतिबंध दिया गया और कोई क्वेश्चन में दो प्रतिबंध आपको दिए जाएंगे। तो ये इतना आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है वो देखिए। u से du का मान ज्ञात करना है, यानी इसका अवकलन करना है सिंपल रूप में, ठीक है। एक बार इतना समझिए, अपन जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। u से मान ज्ञात करेंगे किसका, du का मान ज्ञात करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो दो प्रतिबंध दिए गए इनका भी आपको अवकलन करना है। इसका भी अवकलन कर देंगे और इसका भी अवकलन कर देंगे, ठीक है। इतना हो जाएगा। फिर देखिए अगर आपके पास दो प्रतिबंध है, ठीक है, तो एक में तो लेना है लेमडा, एक में लेना है म्यू, ठीक है। लेमडा और म्यू आपको लेना है। अगर एक प्रतिबंध है तो एक ही लेनी है अनिर्धारित गुणांक लेमडा, और यदि दो प्रतिबंध है तो दो लेने पड़ेंगे लेमडा और म्यू। अब आपको करना क्या, देखो यहाँ से सिंपल वे में समझिए कि यहाँ से आपको इसमें ऐड करना है लेमडा, मतलब इसके सारे पदों को आपको लेमडा से मल्टीप्लाई करना है, इसके सारे पदों को म्यू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद में करने के बाद में जो यहाँ पे आपने अवकलन कर दिया है, तो एक में आपने इसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तीन समीकरण आ जाएंगे। एक तो du वाली, एक ये समीकरण, एक ये समीकरण, इन तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू चलेगा कंडीशन, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, नया है ये, बिल्कुल हो जाएगा इतना। अब ये करने के बाद में जो आपको समीकरण प्राप्त होगी उसमें समीकरण वही प्राप्त होगी जो आपको दिया जाएगा, जो आपको प्रतिबंध दिए जाएंगे, जो आपको फलन दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा करने के बाद वो मान रखेंगे और ओवरऑल करना क्या है, लेमडा या म्यू में से किसी का मान आपको ज्ञात करना है, चाहे वो लेमडा का ज्ञात करो चाहे वो म्यू का मान ज्ञात करो।
और वो दिए गए प्रतिबंध में अप्लाई कर देंगे। वो क्या हो जाएगा आपका, उसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान देगा वो समीकरण। ठीक है, तो ये प्रोसेस है अनिर्धारित गुणांकों की लाग्रांज विधि का। ठीक है, इसके अलावा इसमें थोड़ा सा और ऐड होगा क्या, अनिर्धारित गुणांक जो लाग्रांज विधि होगी तो उसमें जो मान ज्ञात करेंगे किसका, लैम्डा और म्यू का, वो मान होंगे किस प्रकार से। देखिए यहाँ से तक इनको अब ये इतना आपके समझ में आएगा नहीं, जब एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा इसका बेसिक, अभी कोई भी चीज़ हो देखो, एक तो उसका एग्जाम्पल करते हुए एक आप उसके बारे में ऐसे सोचते हो तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके 100% समझ में आ जाएगा जब अपन एग्जाम्पल करेंगे। तो जो dx और dy और जो dz जैसे इस प्रकार से बताएगा अपना du इज इक्वल टू यहाँ पे dx का कोई गुणांक आएगा, dy का कोई गुणांक आएगा, dz का कोई गुणांक आएगा। तो उन गुणांकों को आपको क्या करना है, 0 के बराबर करना है इस विधि में, लाग्रांज विधि से स्तब्ध मानों के लिए, क्योंकि उनको 0 के बराबर रखोगे तभी मान प्राप्त होगा लैम्डा और म्यू का। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको, एक बार दोबारा सुन लीजिए। कोई फलन का मान दिया जाएगा म्यू का, इसके साथ में 1 या 2 प्रतिबंध दिए जाएंगे। क्या करना है, जो फलन है उसका आपको अवकलन करना है, डी का मान ज्ञात करना है। जो यदि 1 प्रतिबंध है तो 1 का अवकलन कर दीजिए, 2 है तो 2 का अवकलन कर दीजिए। 1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 समीकरण आ जाएंगे, तीनों को अकॉर्डिंग टू कंडीशन जोड़ देंगे। अब ऐसे जोड़ोगे या स्क्वायर करके जोड़ोगे, इस प्रकार जोड़ेंगे ताकि ये दिए गए मान अपने को काम में आ जाए। ठीक है, फिर जो मान आएंगे उसमें ऐड करोगे तो इस तरीके से मान आएंगे। तो जो dx का गुणांक है, dy का गुणांक है, dz का गुणांक है, उनको किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर रखेंगे। लाग्रांज विधि से स्तब्ध मान ज्ञात करने के लिए उनको हल करेंगे, लैम्डा या म्यू में से किसी भी एक का मान ज्ञात करेंगे। जो मान आएगा किसका, लैम्डा और म्यू का, वो दिए गए प्रतिबंधों में अप्लाई कर देंगे, वहां से कोई समीकरण प्राप्त हो जाएगी। आपको केवल इतना बोलना है कि जो ये समीकरण प्राप्त हुई है, इस समीकरण से अपने को दिए गए फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है इसका। समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत तो दिमाग में बैठा होगा कि आपको इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा और क्या आपको इसमें अप्लाई करना है। देखो ये ऑथेंटिक चीजें होती हैं कुछ, जैसे अभी आपको इसमें केवल सोचना पड़ रहा है कि हाँ ये ऐसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन जब एग्जाम्पल और जब क्वेश्चन अपन करेंगे वो आपके सामने आएंगे तो उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो कई चीजें होती है वो टिपिकल होती है इस तरीके की, आपको उसमें इमेजिन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तो ये भी देखो आपको करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर जगह हर चीजें आपको आसान ही मिल जाएंगी, कई बार मुश्किलें भी अपने पास आ जाती हैं, तो उनको भी आपको टिकल करना आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप जो ये अनिर्धारित गुणांकों की लाग्रांज विधि है, इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लाग्रांज अनिर्धारित गुणांक का मतलब ये कि जो यहाँ पे आप लैम्डा और म्यू है उनका मान ज्ञात करते हो, वो जो dx, dy और dz के गुणांक है, ठीक है, इनको ऐड करते हो, dx, dy और dz के जो गुणांक है उनका मान रखते हैं 0 के बराबर, तो इसीलिए उनको बोलते हैं अनिर्धारित गुणांक। और उनकी क्या है, लाग्रांज विधि इन्होंने दी थी, तो ये होगी अनिर्धारित गुणांकों की लाग्रांज विधि। स्तब्ध मानों का आपको मतलब पता है, ठीक है, स्तब्ध मानों के जो मान यहाँ से ज्ञात होंगे, यानी अक्ष और जो y के मान ज्ञात करते हैं उन्हीं को बोलते हो तो स्तब्ध बिंदु। तो उनकी एक समीकरण प्राप्त होने के बाद में अपने पास कुछ रास्ता बचता नहीं कि इन कहाँ से अक्ष और y के मान ज्ञात करें। ठीक है, तब जाके ये विधि काम में आई थी कि भाई जो आपका dx का गुणांक है, जो dy का गुणांक है, जो आपका dz का गुणांक है, उनको आप अपना 0 के बराबर रखिए। जो आपने गुणांक लिए हैं, लैम्डा और म्यू में अक्षर मान लिए हैं, एक्स वाई जेड के फलन लिए हैं, उनके मान ज्ञात हो जाएंगे, और जो मान ज्ञात हो जाएंगे तो उनको प्रतिबंध में अप्लाई कर दीजिए, उस समीकरण से उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो कई बार क्या की चीजें हैं वो टिपिकल हो जाती हैं, इस प्रकार की कुछ समीकरण आ जाती हैं जो हल नहीं की जा सकती, तो फिर उसको हल करने के लिए कुछ आ जाते हैं
ऐसे लोग, और फिर वो उनके बारे में बताते हैं कि आप ऐसा कीजिए, और फिर वो सिलेबस में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो अपने को ना पढ़ना तो पड़ेगा क्या तरीका है, क्या नहीं है, क्या नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका बेसिक था। कल अपन इसके एग्जाम्पल करेंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आप इसको पढ़ना अच्छे से। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।